पीएफआई 6-7 राज्यों के अंदर ऐसे कुछ संगठन थे, उनके जुड़ने से 2006-2007 में बना था पीएफआई, और इसके सारे फाउंडिंग मेंबर्स पुराने सिमी के मेंबर्स हैं। अब बिहार में पीएफआई के देश विरोधी कितने कैंप हैं, यह सवाल इसलिए क्योंकि पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। यह भी जानकारी सामने आई है कि पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। इसके लिए बाकायदा बिहार में ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते थे, जिसमें अब तक हजारों लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी है। क्या है पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप का सच? देखिए यह रिपोर्ट। बिहार में पीएफआई के कितने ट्रेनिंग कैंप? कैंप में प्रशिक्षण देने वाले अंडरग्राउंड, एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध मेंबर, सामाजिक कार्यों की आड़ में देशद्रोह की साजिश। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई के संदिग्धों की कुंडली खंगालने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोतिहारी से पीएफआई की ट्रेनिंग का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा है कि इस वीडियो में पीएफआई के एक्टिव मेंबर लोगों को ट्रेनिंग देते दिख रहे हैं, जिसमें हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये वीडियो 2-3 महीने पुराना बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, जबकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पीएफआई पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और वीडियो में दिख रहा उस्मान सुल्तान नाम का शख्स फरार है। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बिहार का मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका पीएफआई का मेन टारगेट है, इसलिए पूर्णिया में पीएफआई का हेड ऑफिस बनाया गया है। कहने को तो यहाँ सामाजिक कार्य होते हैं, लेकिन पटना में पीएफआई के देशद्रोह का दस्तावेज मिलने के बाद पूर्णिया का पीएफआई कार्यालय भी चर्चा में आ गया है। न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची तो कई बड़ी जानकारियां मिली। एक दो स्टाफ अभी हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ जो अध्यक्ष हैं महबूब आलम और सेक्रेटरी हैं वो अभी नहीं हैं, वो बाहर रह रहे हैं और यहाँ पे ये लोग यहाँ रहते हैं और महीने में कभी कभार यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है। उसके बाद यहाँ पर लोग रहते हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्य होता है। वहीं सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि पीएफआई को लेकर अभी तक ऊपर से कोई ऐसा निर्देश नहीं मिला है, लेकिन वो लोग अपने स्तर से बीच बीच में इसकी जांच करते हैं और इसकी निगरानी रखते हैं। ये पीएफआई का जो कार्यालय बतला रहे हैं उसके संबंध में हम लोगों को कहीं से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी तरह का कोई संज्ञान में हम लोग संज्ञान आया है, और हम लोग के जब संज्ञान में आएगा तो उसकी हम लोग छानबीन करेंगे। फिर भी इस पर हम लोग अपने स्तर से गोपनीय तरीके से छानबीन की जा रही है। जबकि आईबी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना के फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करता था, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाती थी। पटना के मदरसों में प्रशिक्षण देने वालों को रुकवाया जाता था। न्यूज़ 18 की टीम पटना के दानापुर पूर्वी के उस मदरसे में भी पहुंची जहां पीएफआई के सदस्यों को ट्रेनिंग देने वाले संदिग्ध रुकते थे। कई खुलासे हुए जिसमें यह भी कहा गया कि अहमद बिल्डिंग में बाहर से लोग आकर प्रशिक्षण देते थे और लेते थे जो देश विरोधी है, और इसको लेकर अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लोगों से पूछताछ हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आए अतहर और जलालुद्दीन से पूछताछ के बाद कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। पटना के इस मक्का मस्जिद में भी पीएफआई के शिविर में ट्रेनिंग देने वाले संदिग्ध रुकते थे। हालांकि मक्का मस्जिद के मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक ने कहा कि यहाँ बाहर से आने वाला कोई शख्स नहीं रुकता था और ना ही यहाँ किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई नहीं ठहरते आकर के, यहाँ पे कोई दूसरा ट्रेनिंग नहीं होता है, यहाँ पे तो दीनी तालीम दी जाती है। ये जगह में गलत काम कुछ थोड़ी सकता है, गलत जगह कुछ थोड़ी है, ये पाक जगह है, पाक ही काम होगा ना। ये गलत सब काम यहाँ पे नहीं होता है, जो भी दिया इन्फॉर्मेशन ये सब गलत दिया है। बताया गया है कि बिहार में अब तक पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े करीब 20,000 लोग हैं, जिसमें से करीब 10,000 लोगों को अब तक मार्शल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं पटना के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि ऐसे ही प्रशिक्षण शिविरों में ट्रेनिंग देने के लिए अरमान मलिक नाम का शख्स भी जाया करता था, जो फिलहाल एटीएस की गिरफ्त में है। बिहार पुलिस जितनी भी अनुसंधान इकाइयां हैं
जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल करके काम कर रही है, और जहां तक हम काम कर पा रहे हैं और वहां से आगे दूसरी एजेंसियां भी इसमें काम कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब उन लोगों की तलाश में जुटी हैं जिन्होंने पीएफआई के शिविरों में शारीरिक ट्रेनिंग ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पीएफआई के बैनर तले ट्रेनिंग लेने वाले ये देश विरोधी लोग कहां छिपे हैं और क्या कर रहे हैं। अब पीएफआई सिर्फ बिहार में ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है, बल्कि उसके तार दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। बताया जाता है कि पीएफआई की पहुंच अब भारत के कम से कम 23 राज्यों में है। झारखंड से तो पीएफआई के लिए अन्य राज्यों को फंडिंग भी की जाती है। झारखंड से पीएफआई का कनेक्शन समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएफआई का झारखंड कनेक्शन सामने आया। झारखंड से पीएफआई को बड़ी फंडिंग का दावा। पीएफआई ने झारखंड को क्यों बनाया अपना बेस? पटना पुलिस ने पीएफआई के संदिग्धों से सांठगांठ के आरोप में मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन का संबंध पिछले 29 सालों से झारखंड से रहा है। जलालुद्दीन की पोस्टिंग 22 जनवरी 1982 को पटना में बतौर आरक्षी हुई थी। इसके बाद 4 जनवरी 1992 को जलालुद्दीन की पोस्टिंग झारखंड के गोड्डा में हो गई और पिछले साल ही जलालुद्दीन दारोगा के पद से रिटायर हुआ है। बताया गया है कि जलालुद्दीन शुरुआत से ही पीएफआई से जुड़ा था और पीएफआई के संगठन के कामों में भी शामिल होता था। साल 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में है। इस संगठन को सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन बाद में इस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगे, जिसके बाद साल 2018 में झारखंड में पीएफआई को बैन कर दिया गया। दावा है कि पीएफआई की झारखंड यूनिट को पहले सबसे ज्यादा फंडिंग केरल से होती थी, लेकिन अब झारखंड से ही बिहार, यूपी, बंगाल और केरल को भी फंड दिया जाता है। क्योंकि झारखंड में पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई पूरी तरह एक्टिव है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में हुए पंचायत चुनाव में पीएफआई से जुड़े 48 लोगों को जीत मिली। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पीएफआई ट्रेनिंग कैंपों का पर्दाफाश हुआ तो तकरीबन 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे एटीएस पूछताछ कर रही है और बाकी बचे लोगों के लिए बिहार के कई जगहों और साथ ही बिहार के बाहर भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप सामने आने के बाद हर तरह से पीएफआई की एक्टिविटी और उससे जुड़ी साजिशों की जांच की जा रही है। गजवा हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशन है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। इस वक्त खुफिया एजेंसियों की नजर पीएफआई की हर एक्टिविटी पर है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत इस्लामिक मुल्कों से मिलने वाली मदद और साजिश के एंगल से जांच हो रही है। ऐसे में पीएफआई के अंडरग्राउंड संदिग्ध जब गिरफ्त में आएंगे तो कई बड़े राज का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। और पटना केस में इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अखाड़ा में एजेंसियों को पता लगा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े मोबाइल नंबरों से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप से भारतीय युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था। एजेंसियों को इन व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ चैट डिटेल्स भी मिले हैं। अब इन चैट डिटेल से पता लग रहा है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप्स का एडमिन पाकिस्तान में बैठा हुआ था और इन व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं और कई सारे बांग्लादेश से हैं,
कुछ यमन से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं और कई भारत के हैं। और इनमें जो चर्चा हो रही है वो भी काफी चिंताजनक है। एजेंसियां इन चैट्स को पूरी तरह से खंगाल रही हैं, उसका अध्ययन कर रही हैं और कौन क्या कह रहा था इसको भी पता करने की कोशिश कर रही हैं कि इनके मेंबर कौन कौन हैं। इनके नाम बदलकर इन्होंने अपने मेंबर्स बनाए हैं, लेकिन इन नंबर से और जिन नंबर से ये जुड़े हैं, जिन इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ये जुड़े हैं, उस तरह से फिर इनके लोकेशन को ट्रायंगुलेट करने की कोशिश की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा इसका मास्टरमाइंड कौन था, हैंडलर कौन था इस ग्रुप का, उसका क्या कनेक्शन है और इन सब की मंशा क्या है। ये पूरा एजेंडा मगरूब का है। ये दूसरा ग्रुप है जिसने गज़वाए हिंद का एजेंडा चलाया हुआ था और जहां पर काफी सारा रेडिकलाइज्ड मटेरियल उसके हाथ से जब्त हुआ था। उसके परिवार का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन बताया सवाल ये उठता है कि जिस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं हो तो वो इतने बड़े व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ा हुआ है और इस व्हाट्सएप ग्रुप का हैंडलर कौन है। अखाड़ा में इसी पर बनाए रखेंगे नजर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। के ऑपरेशन अचानक तेज कर दिए गए। अब उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाने लगी है जो 48 घंटों से भी ज्यादा वक्त से बाढ़ का सामना कर रहे थे और 2 दिन से आफत से लड़ते लड़ते अब उनकी आस भी टूटने लगी थी। नवसारी में बचाव टीमों की नाव में बैठे लोगों ने बताया कि अब पानी कई फीट कम हो चुका है। कितना खतरा है आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि कितना खतरा है। अभी तो कम से कम 60 फुट पानी कम हो गया यहाँ पे। लेकिन 7 फीट पानी कम होने के बाद भी पानी इतना है कि नाव में बैठे लोगों को भी डर लगने लगे। नाव के अलावा फंसे हुए लोगों तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नवसारी में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने का काम बचाव एजेंसियां दिन भर करती रहीं। बचाव के काम में कई नावों को लगा दिया गया। जिन लोगों को निकालकर बाहर लाया गया उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने से लेकर उनके इलाज तक का इंतजाम किया गया। नवसारी और उसके आसपास के जिलों में हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों का अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे गुजरात के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी गुजरात में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिणी गुजरात ही है जहां नवसारी, डांग और गिर सोमनाथ जैसे जिले हैं जहां बाढ़ ने पहले से तबाही मचा रखी है। जबकि अगर और बारिश हुई तो सिर्फ बर्बादी बढ़ाने वाली होगी। गिर सोमनाथ जिले में कोडिनार ऐसी ही जगह है जहां बाढ़ की वजह से जिंदगी बेबस है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं। पानी के बीच ही पूरी गृहस्थी चल रही है। गलियां हो या घर का आंगन हो, पानी हर जगह पहुंच चुका है। शहर में नदियों का पानी ऐसे अंगड़ाइयां लेता दिख रहा है जैसे नदी के बीच में किसी ने इमारतें बनाई हो। लोगों को इंतजार है तो केवल आसमान से बरस रही आफत के थमने का। जूनागढ़ भी गुजरात के उन जिलों में है जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि खेत, मैदान, सड़कें सब कुछ पानी से लबालब हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का इजरायल और सऊदी अरब का दौरा अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। खबर थी कि इस दौरे में बाइडेन इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त उनकी इस कोशिश का असर भी होता दिखा जब सऊदी अरब ने इजरायल के विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस को खोलने का ऐलान कर दिया। और ऐसा हुआ बाइडेन के इजरायल से सऊदी अरब रवाना होने से ठीक पहले। बाइडेन ने भी इस फैसले की तारीफ करने में देर नहीं लगाई और इसे ऐतिहासिक बता दिया, जबकि इजरायल ने इसे सऊदी अरब के साथ दोस्ती का पहला कदम बताया। जिसके बाद ये अटकलें लगनी तेज हो गईं कि बाइडेन के दौरे से इजरायल और सऊदी अरब के रिश्तों पर लंबे समय से जमी बर्फ पिघल सकती है। इस बीच सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहे आदमी ने खुद के गोल्डी बराड़ होने का दावा किया और कैमरे पर कबूल किया कि उसने ही मूसेवाला की हत्या करवाई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में जो आवाज है वो गोल्डी बराड़ की है, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया। न्यूज 18 को मिले वीडियो में उसने दावा किया कि वो ही गोल्डी बराड़ है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी और हत्याकांड के अहम किरदार गोल्डी बराड़ ने अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन उसकी आवाज ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की सारी कहानी बयां कर दी। खुद के गोल्डी बराड़ होने का दावा करने वाला कैमरे पर बता रहा था कि कैसे उसकी नफरत ने मूसेवाला की जान ले ली। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ। असल में गोल्डी बराड़